ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरी शादी एक हैंडसम लड़के से करवा दी गई। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति नपुंसक है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई थी। शादी के 3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे प्रेग्नेंट बनाने वाला मेरा पति नहीं बल्कि। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राखी है। मेरी उम्र 26 साल की है। मैंने एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी ग्रेजुएशन होते ही एक अमीर लड़के मोहित से करवा दी गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां का आलीशान मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे पति मोहित मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी सास, ससुर, देवर बहुत अच्छे थे। मेरी बहुत देखभाल करते थे। ससुराल में एक इंसान और भी था, जो कि मेरे जेठ जी। उनकी वाइफ शादी के 5 महीने बाद ही किसी बीमारी की वजह से स्वर्ग को प्यारी हो गई थी। उसके बाद जेठ जी ने शादी ही नहीं की। मेरे पति मोहित दिन में मुझे बहुत प्यार करते, पर रात को वो ऑफिस से आके ही सो जाते। मुझे लगता कि शायद ऑफिस का काम से थक जाते होंगे, इसलिए सो जाते हैं। उनसे पूछने पर पता चला कि उनके ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से वो टायर्ड हो जाते हैं। हमारी सुहाग रात के दिन भी बस मुझे ऊपर ऊपर प्यार करके वो सो गए थे। हमारी सुहाग रात पर वो सब नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मेरी सासू माँ कमला मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। मेरी सारी काम में हेल्प करती, किचन में, कपड़े धोने में और सारे बाकी घर के काम में मेरी हेल्प किया करती थी। मेरा देवर सौरभ क्लास 12th में पढ़ता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड मोहिनी, जिसकी वो बात मुझसे किया करता था। मैं भी अपने देवर से बहुत हंसी मजाक किया करती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अपने देवर को बहुत चाहने लगी थी। सौरभ अपने कॉलेज की सारी बातें मुझसे शेयर किया करता था। अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी से छेड़छाड़ की बातें भी मुझे बताया करता था। मेरे जेठ जी से मैं पर्दे यानी घूंघट में रहा करती थी। जेठ जी को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत सीधे हैं, हमेशा कायदे में रखकर मुझसे बात किया करते थे। इतना अच्छा परिवार पाके मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी माँ और पापा को बहुत धन्यवाद दिया कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में करवाई। बेटी की खुशी को देखकर श्याम सुंदर और उसकी पत्नी कमला बहुत खुश थे। उसके मोहल्ले वाले तो श्याम सुंदर से बोलते कि कितना अच्छा काम किया, जो इतना बढ़िया परिवार मिला तेरी बेटी को। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैंने अपने पति मोहित से कहा कि 1 महीना हो गया है, अब हमें सुहाग रात मना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सासू माँ को इस घर का चिराग कैसे मिलेगा। इतना बोलते ही मोहित मुझ पर चिल्लाने लगे। बोले, कैसी औरत है जिसको बस सुहाग रात की पड़ी है। मैं थका हुआ हूँ, दिखाई नहीं देता। मैंने मोहित को सॉरी बोला और सो गई। उसके अगले दिन मोहित को अपने ऑफिस के काम से दिल्ली जाना था 2 महीने के लिए, इसलिए मैं सुहाग रात के लिए कह रही थी। मोहित अगले दिन दिल्ली चले गए। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाते वक्त उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर है, जो शायद मुझे नहाते हुए देख रहा। मुझे लगा शायद सौरभ होगा। अक्सर वो मुझसे नहाते वक्त टॉवल देने आता था, क्योंकि मैं अक्सर टॉवल ले जाना भूल जाती थी। मैंने दरवाजे की सांस से झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे देखने वाला सौरभ नहीं बल्कि मेरे जेठ जी थे। मुझे बहुत अजीब लगा कि कोई कैसे अपने भाई की पत्नी को नहाते हुए देख सकता है। मैं झट से कपड़े पहनकर बाहर निकली और सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। सासू माँ ने
हंसकर मेरी बात टाल दी और बोली कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हारे जेठ जी ऐसे नहीं हैं। दिन भर काम करके मैं बहुत थक जाती थी तो मेरी सासू माँ मुझे रोज़ एक केसर वाला दूध देती, जिसे पीकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती। मुझे क्या पता था कि मेरे पति के ना होने की वजह से मेरे साथ क्या क्या होने वाला था इस घर में। एक दिन मैं नहाने जा रही थी, तब तक सौरभ आ गया और मुझसे बोला, भाभी मुझे आज आपसे ढेर सारी बात करनी है। रात में तो खाना खा पी कर जल्दी बेडरूम में आ जाना। मुझे सौरभ से बातें करना पसंद था क्योंकि वो मोहिनी की ढेर सारी बातें बताया करता था। मैं नहाकर बाहर आई, उसके बाद डिनर बना के सब लोगों को डिनर करवाया और सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। सौरभ ने डोर नॉक किया और फट से आके मेरे बेड पर चढ़ गया। फिर वो बताने लगा कि देखो मैंने मोहिनी की ढेर सारी पिक्स ली हैं। मैं उसका मोबाइल देखने लगी तो उसमें मोहिनी की ढेर सारी पिक्स थीं, जिसमें सौरभ मोहिनी को किस करते हुए और काफ़ी कम कपड़ों वाली तस्वीरें भी थीं। मुझे शर्म आने लगी। मैंने सौरभ को बोला, मुझे ये सब क्यों दिखा रहा? उसने कहा, भाभी और देखते जाओ। जैसे ही मैंने अगले एक वीडियो पर क्लिक किया, मैं एकदम सन्न रह गई क्योंकि वो वीडियो मेरे बाथरूम में नहाने का था, जिसमें मैं एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थी। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सौरभ को बोला कि मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानती हूँ और तुम इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? सौरभ बोला, भाभी मुझे सब पता है कि आपके और भैया के बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और जिस दिन से मैंने आपको देखा है उस दिन से मैं आपका दीवाना हो गया था। मैंने आपके बाथरूम में अपना फ़ोन रख दिया था जिससे आपका नहाने का वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब नाटक मत करो और मुझे अपनी जवानी का मज़ा लूटने दो। सौरभ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने उसको ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, निकल जाओ मेरे कमरे से। सौरभ हंसता हुआ बोला, भाभी अगर आज मैं आपके रूम से बिना कुछ किए गया तो आपका ये बाथिंग वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। सौरभ मुझे धमकी देते हुए बोला। मैं राखी बहुत डर गई थी। अपने पति मोहित से भी कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो मीटिंग में बिजी थे। मुझे आखिर सौरभ की बात माननी पड़ी और उस रात सौरभ ने देवर भाभी की मर्यादा लांघ कर मेरी जवानी तार तार कर दी। अगली सुबह मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि सौरभ पूरी रात मेरे साथ था। मैंने ये बात सासू माँ को अगली सुबह बता दी क्योंकि सौरभ ने मेरे साथ वो काम करने के बाद वीडियो डिलीट कर दी थी। सासू माँ ने सौरभ को बुलाकर जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, अपनी भाभी के साथ ऐसा कोई करता है क्या? चलो माफ़ी मांगो अपनी भाभी से। सौरभ ने मेरे पैर छूकर मुझसे माफ़ी मांगी, पर मुझे क्या पता था मेरी सास भी इन सब में मिली हुई थी। उस दिन के बाद रोज़ रात मुझे मेरी सास दूध देती जिसे पीकर मैं सो जाती। अगली सुबह मुझे बहुत दर्द होता, जैसे कि कोई सारी रात मेरे साथ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मैंने दूध पीने से मना कर दिया तो मेरी सास ने मुझे रूम में बंद कर दिया और बोला, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाने को ना पीने को। सास का ऐसा रूप देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे जल्द ही मोहित से मिलने का मन हो रहा था। 3 महीने शादी के बीत चुके थे। मुझे सर में दर्द और उल्टियाँ सी आने लगीं। जब चेकअप करवाने गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सौरभ ने तो प्रोटेक्शन लेकर मेरे साथ रात बिताई थी, तो मैं प्रेग्नेंट
कैसे हो गई। इस राज का पता लगाने के लिए मैंने अपनी सास से बोला कि मैं दूध पीऊंगी। ऐसा सुनते ही मेरी सास बहुत खुश हो गई और मुझे दूध पीने को कहा। मैंने उनके सामने आधा गिलास ही दूध पिया और बोला बाकी थोड़ी देर बाद पीऊंगी। मुझे हल्का हल्का सा नशा आ रहा था। मैं बहाना बना के लाइट ऑफ करके सो गई। कुछ देर बाद मेरे जेठ जी मेरे रूम में आए और सौरभ भी आया। दोनों ने लाइट ऑन की और मेरे कपड़े निकाल दिए। तब तक मुझे होश नहीं था, लेकिन पूरा दूध ना पीने की वजह से मुझे होश आ गया। देखा तो मेरे जेठ जी और देवर दोनों मेरे शरीर से खेल रहे थे। मैं उठ गई तो वो दोनों अलग हो गए। मैंने झट से कपड़े पहने और अपने जेठ जी को बोला कि क्या यही इज्जत करते हो आप लोग अपने घर की बहू की। और सौरभ तुमने तो देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया। दोनों बेड पर बिना कपड़ों के लेटे हुए मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे और मेरा उस कमरे में दम घुट रहा था। मेरी सास आई और हंसते हुए बोली, बहू ये सब हमने अपने घर के चिराग को पाने के लिए किया, क्योंकि मोहित नपुंसक है, उसे कोई संतान की उम्मीद नहीं थी हमें, इसलिए जेठ जी और सौरभ का सहारा लेकर तुमको प्रेग्नेंट कराया। इतना बोलकर सासू माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और सौरभ और जेठ जी ने मेरी इज्जत उस दिन भी तार तार कर दी। मैं अगली सुबह कैसे भी बच बचा कर अपने मायके आ गई। मेरी माँ और पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो बोले, बेटा क्या हुआ। मैंने अपनी सारी बात बताई तो पापा मम्मी के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मेरे पापा श्याम सुंदर बहुत गुस्से हुए और मेरे ससुराल वालों पर केस कर दिया। डीएनए टेस्ट करने पर पता चला कि मेरे साथ कई बार बलात्कार किया गया। सौरभ ने और जेठ जी ने मेरी इज्जत कई बार उतारी थी। धोखाधड़ी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के जुर्म में मोहित और मेरे पूरे ससुराल वालों को 10 साल की सज़ा हुई। बिना किसी जांच पड़ताल के किसी अमीर घर में शादी करा के मेरे माँ बाप बहुत पछता रहे थे। मैंने जाके अपना एबॉर्शन करवा दिया और अपनी आगे की पढ़ाई में लग गई। दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ ये आजकल बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा। इसलिए शादी या प्यार करने से पहले लड़के वालों को अच्छे से जान पहचान करना बहुत ज़रूरी है, वरना जैसा मेरे साथ हुआ वैसा और किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इस तरह की घटना को सहकर आप चुप हैं तो चुप न रहें। ऐसे लोगों को जेल के पीछे डलवाना बहुत ज़रूरी है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।